तो देखो बच्चों, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स पे हमने चर्चा कर ली। एक और छोटी सी चीज हम जिस पे चर्चा करनी चाहिए, अभी हमने बात की थी कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन होंगी तो अलग अलग इफेक्ट आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर आप एक ब्लॉक है और इस पे आप फोर्स लगाते हो, देखो ऐसे लगाते हो, इस तरफ राइट की तरफ इस ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो 10 न्यूटन, और राइट की तरफ ही एक और फोर्स लगाते हो 5 न्यूटन। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि एक्चुअली में ये जो ब्लॉक है ये 10 न्यूटन के फोर्स से खिसक रहा है कि 5 न्यूटन से खिसक रहा है, कि इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से खिसक रहा है। तो आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि इन दोनों का इफेक्ट कंबाइन हो रहा है ना, और ये दोनों मिलकर जो टोटल फोर्स लगा रहे हैं वो 15 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है ये 15 न्यूटन के फोर्स से खिसकेगा आगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो ये आपने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है फोर्सेस का, अब ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे इसलिए आपने ऐड कर दिया, लेकिन इसी की जगह अगर स्थिति ये होती कि इस बॉक्स को इधर से राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में 10 न्यूटन के फोर्स से लगा रहे होते, और लेफ्ट हैंड साइड एक और व्यक्ति इस पर 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा होता, तो फिर ये ब्लॉक किस तरफ खिसकता और कितने न्यूटन के फोर्स की वजह से खिसकता। तो आप जानते हो कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब 10 - 5 करना पड़ेगा। तो जो हमारा ब्लॉक पर फोर्स है, जो इफेक्ट है वो 5 न्यूटन का ही आएगा केवल, 10 - 5। और राइट साइड क्यों? क्योंकि राइट साइड वाले का फोर्स बड़ा है तो उसकी डायरेक्शन जीत जाएगी, इसलिए वो राइट की तरफ खिसकेगा ब्लॉक, है ना। तो ये सब वैसे आप 8th में ये चीजें सीख क्या है, मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन का इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखो दोनों की सेम डायरेक्शन थी तो एड अप हुआ फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन थी तो कैंसल हुआ फोर्स, और कोई दूसरी डायरेक्शन होती है तो अदर दूसरा इफेक्ट आता है। लेकिन ये जो इफेक्ट आया है, जैसे ये दोनों का जुड़कर 15 न्यूटन का इफेक्ट आया था, ये कैंसल होकर 5 न्यूटन का इफेक्ट आया। तो ये जो इफेक्ट हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं बच्चों रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट क्या होता है कि अगर दो फोर्सेज हैं या दो से ज्यादा फोर्सेज हैं तो जो नेट इफेक्ट होगा उन सबका, मतलब उन सबका अगर आप वेक्टर सम करेंगे और उनका जो फाइनल इफेक्ट होगा वो जो लिखेंगे उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स भी आपने सुना होगा। तो यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी लिख लेते हैं हम सबसे पहले, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, है ना बच्चों। तो ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी में दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होते हैं तो उन सबका जो कंबाइन इफेक्ट होता है उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकते हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ a number of forces acting on a body, acting on a body, acting on a body is a single force। तो ये फाइनल एक सिंगल फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स, उन सभी फोर्सेस का जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, is a single force which produces which produces the same effect, the same effect as produced by all the forces taken together। मतलब आप ऐसा सोचो कि अगर ये दोनों फोर्सेस लग रहे थे तो वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, वही इफेक्ट अगर हम ये सिंगल फोर्स लगाते 15 न्यूटन का तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इस ब्लॉक पर।
या फिर इन दोनों की जगह पे हम सिंगल फोर्स 5 न्यूटन लगाते तो जो यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस होता वो 5 न्यूटन से प्रोड्यूस हो जाता राइट साइड लगाने पर, है ना। तो वो सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन जो सिंगल फोर्स है और वो वही प्रोड्यूस करे इफेक्ट जो बाकी सारे फोर्सेस के कारण हो रहा था, तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों रिजल्टेंट फोर्स। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स को कभी कभी नेट फोर्स भी बोला जाता है। तो अगर कहीं पे नेट फोर्स आ जाए शब्द तो घबराना नहीं है, नेट फोर्स का मतलब रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख लो टुगेदर के बाद कि रिजल्टेंट फोर्स is also known as द नेट फोर्स। तो उसको नेट फोर्स भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात और है, जैसे आप जानते हो कि इन केसेस में रिजल्टेंट फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आया, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे 5 न्यूटन, यहाँ पे जैसे 50 न्यूटन। तो हम जब बहुत सारे फोर्सेस लगाते हैं और नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस हैं। ये कैसे फोर्सेस है बच्चों, ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अनबैलेंस फोर्स है। लेकिन यहीं पर अगर आपके पास एक और ब्लॉक होता और अगर आप इसमें 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाते और 10 न्यूटन का फोर्स एलएचएस में लगाते तो आपको पता है ये ब्लॉक कहीं मूव करने वाला नहीं था, क्योंकि ये फोर्स एक्स का इफेक्ट कैंसिल कर देता। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो जाता, 0 न्यूटन, है ना। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो आपको पता है रिजल्टेंट जो है वो 0 न्यूटन होता है, कोई इफेक्ट नहीं देता, है ना। तो जब बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स जो है या रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाए तो उनको बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं, और अगर जीरो ना हो तो उनको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जैसे मैंने आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझाया तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। पहले तो लिख लेते हैं बैलेंस फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस इफ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो लिखना चाहो, इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर नेट फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर जीरो है देन द number of forces acting on body is called are called as balanced forces। तो उन्हीं को हम बच्चों बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, जब ये फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस लगते हैं, तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो हो जाता है। मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ फोर्सेस लगे कि नेट फोर्स जीरो लगे तो फिर वो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता, एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन का कारण जो है वो फोर्स ही है। अभी ये हम जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे, है ना। लेकिन उस पॉइंट को यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, फुल स्टॉप डाल के लिख लें कि व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड when forces are balanced the acceleration produced on a body is also zero। नेट फोर्स तो जीरो होता ही है और नेट एक्सेलरेशन भी, उस पर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आता है ना, एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बैलेंस फोर्सेस के बारे में था।
फिर हम देखें बच्चों तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस लिख सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो बच्चों। तो अनबैलेंस फोर्सेस लगता है तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, और जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता है तो जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा बच्चों, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन के टर्म्स में भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस को समझा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो if a number of forces, if a number of forces acting on a body, acting on a body produce an acceleration, in the body, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है तभी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इन द बॉडी, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी यही बता रहा है कि नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो जीरो नहीं होगा नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो हम बोलेंगे देन the forces acting are called as unbalanced forces। तो उन फोर्सेस को ही अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, बच्चों को 8th क्लास में पढ़ाई जाती है ना, तो मैंने यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दिया ताकि आगे जब टर्मिनोलॉजीज का यूज हो तो आपको दिक्कत ना जाए, चीजें समझ में आ जाए। तो देखो अब हमने टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करी थी, है ना, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो टाइप ऑफ इनर्शिया के मैंने नाम बताए थे, 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। अब यहाँ पे जल्दी से एक बार तीनों की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया आपको याद होगा कि ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जो किसी प्रकार का चेंज, चाहे उसकी डायरेक्शन में हो, चाहे उसके मोशन में हो, चाहे उसके रेस्ट में हो, वो अपोज करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया, है ना। तो वो 3 स्टेट पर 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, तो हमने केवल वहां पे नाम लिखे थे, इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं और डिफाइन कर लेते हैं, है ना। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, तो वो एग्जांपल्स आप सुन लीजिए, आप पढ़ लेना, किताबों में आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ उसको, क्योंकि अगर मैं लिखना जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा लिखते लिखते, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, तो आप उसको जरूर वहां पे पढ़ लेना, बुक से पढ़ लेना, है ना। तो सबसे पहला जो आपका बच्चों इनर्शिया था, हम ऊपर हेडिंग डाल दें, इनर्शिया तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो इसमें जो सबसे पहला बच्चों जो आपका एग्जाम्पल होता था, मतलब जो टाइप होता था, वो होता था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो यहाँ पे उसको डिफाइन कर लेते हैं एक बार, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को क्या बोला गया है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती अनटिल और अनलेस जो है बच्चों कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ना हो, वो एक्सटर्नल एजेंसी मतलब फोर्स अप्लाई ना हो, तो फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। तो यहाँ पे उसको डिफाइन कर देते हैं, इफ अ बॉडी is in rest, then it wants to be in rest, then it wants to be in rest until or
unless, until or unless any external force is applied, ये एक्सटर्नल एजेंसी इज अप्लाइड है ना। तो कोई बॉडी है तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है बच्चों, क्योंकि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं हमें जब हम क्या करते हैं अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि आपका बच्चों एक ट्री हो अगर है और उसमें कोई फ्रूट लगा हुआ है ना, कुछ भी लगा हुआ है, तो अगर आपको उसको गिराना है, फ्रूट तोड़ना है, तो आप करते क्या हो कि उस ब्रांच पर हिट करते हो। किससे हिट करते हो, कोई लकड़ी होती है तो उससे हिट करते हो, या फिर आप स्टोन से उसको मारने की कोशिश करते हो। तो होता क्या है कि जब आप उसको हिट करते हो तो ब्रांच हिल जाती है भाई, लेकिन जो फ्रूट है वो पहले रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो क्या होता है कि ऐसे ब्रांच जो है, ये ब्रांच तो जैसे ही आपने इसको हिट किया, इसमें एक फ्रूट है ऐसे, तो फ्रूट पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और इस ब्रांच को आपने स्टिक करके या पत्थर से या किसी चीज से मार दिया तो ये वाइब्रेट करने लगा, तो ये मोशन में आ गया, लेकिन फ्रूट जो है वो रेस्ट पे रहना चाहता था। तो ये ब्रांच तो हिल गया लेकिन फ्रूट वहीं रह जाता है। तो इनके बीच का अगर ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, मतलब ये फ्रूट ज्यादा स्ट्रांगली इससे अटैच नहीं है, तो फिर ये फ्रूट तुरंत टूट जाएगा। मतलब ये फ्रूट यहाँ से जो इसकी ब्रांच से लगा हुआ है वो अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो वहां से वो टूट जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो फिर कहाँ फॉल हो जाता है बच्चों, नीचे। फिर आप उसको उठा लेते हो। तो ये एग्जाम्पल है किसका बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे उसमें, तो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये सब एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसको लिखने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप किसी भी चीज को जब वाइग्रेसली शेक करते हैं तो ट्री शेक होता है, ट्री के साथ उसकी ब्रांच भी शेक होती है, और ब्रांच अगर शेक होती है तो फ्रूट रेस्ट पे था तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है। तो रेस्ट पे रहना चाहने की वजह से वो इससे डिटैच हो जाता है, और वो कहाँ गिर जाता है बच्चों, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से नीचे डाउनवर्ड फॉल हो जाता है ना, क्योंकि अर्थ खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। खैर, तो ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा जो हो गया बच्चों, आप क्या करते हो, आपने कई बार देखा होगा, या आपने घर पे देखा होगा, या आपने अभी कभी अपने मम्मी को या पापा को ऐसा करते हुए देखा होगा, जब साफ सफाई करते हैं तो कारपेट को साफ करना होता है बच्चों, कारपेट को, है ना। ऐसे अगर आपका कारपेट होता है तो कारपेट में बहुत डस्ट जम जाती है, आपको पता है। तो कारपेट तो एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे पकड़ते हैं और पीछे से इसका स्टिक से इसको हिट करते हैं बार बार। तो पीछे से जब आप स्टिक से इसको हिट करते हो बच्चों, है ना, कारपेट को ऐसे हिट करते हो, तो होता क्या है कि कारपेट पर फोर्स लगता है, तो कारपेट तो आगे चला जाता है ऐसे, लेकिन डस्ट पे फोर्स नहीं लगता है। स्टिक ने तो कारपेट पे फोर्स लगाया ना, डस्ट पे नहीं लगा। तो डस्ट जो थी वो रेस्ट पे थी, तो वो अभी भी रेस्ट पे रहना चाहती है, तो कारपेट पीछे चली जाती है और डस्ट वहीं रह जाती है, तो फिर वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाती है। तो इस तरीके से कारपेट से डस्ट अलग हो जाती है। तो बीटिंग ऑफ कारपेट, तो ये भी डस्ट रिमूव करने का, जो कारपेट में डस्ट रिमूव की जाती है, वो भी एक फिनोमिना है किसका भाई, एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। क्योंकि जब आप कारपेट को हिट करते हो तो कारपेट मूव कर जाती है, बट उसमें जो लगी हुई डस्ट है, फंसी हुई डस्ट है, वो रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती थी, तो वो वहीं रुक जाती है हवा में, और फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाती है। तो कारपेट से क्या अलग हो जाता है बच्चों, डस्ट अलग हो जाती है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के क्या एग्जांपल्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार ऐसा हुआ होगा, मतलब ये भी आपने कई बार बच्चे घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं या देखा होगा आपने शायद, कि आप ऐसे ग्लास लो एक, और ग्लास के ऊपर इस तरीके से बच्चों एक कार्डबोर्ड रखें, अगर इस तरीके से ऐसे कार्डबोर्ड रखें और इस कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे कॉइन रखें, एक कॉइन रखें, जैसे 5 रुपए का आप सिक्का रखो, और इस कार्डबोर्ड को फ्लिक कर दो। मतलब आपने ऐसे कार्डबोर्ड है, इसको उंगली से ऐसे फ्लिक कर दिया, उसको एकदम से झटका दे दिया, तो आपने फोर्स किस पे लगाया,
कार्डबोर्ड पे लगाया तो कार्डबोर्ड निकल जाता है, जबकि ये जो सिक्का है ये रेस्ट पे था, तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है, तो ये कार्डबोर्ड तो फ्लिक करके बाहर हो जाता है और ये रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रह जाता है, तो ये यहीं रुका रह जाता है और फाइनली मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से ये जो है ग्लास के अंदर आ जाता है। तो ये भी कई बार आपने ऐसा देखा होगा, तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, क्योंकि वो सिक्का जो था, कॉइन जो था, वो पहले भी रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे रहना भी चाहता था, तो फोर्स सिर्फ कार्डबोर्ड पे लगा था, इसलिए जो सिक्का है उसको कोई फोर्स नहीं लगा, तो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रह गया, तो फिर कार्डबोर्ड नीचे से निकल गया तो हवा में आ गया, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है और ग्लास में आ जाता है ना बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, तो इनको आपको ध्यान देना है, समझना है, ठीक। उसके बाद इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आपने ये देखा होगा कि जैसे विंडो पेन है, मतलब ग्लास की विंडो है, तो अगर इस ग्लास की विंडो पर अगर एक आप बॉल हिट करेंगे तो ये क्रैक आ जाते हैं इसमें, ऐसे क्रैक आ जाते हैं, क्रैक्स, मतलब जहां पे बॉल टकराया वो तो हिस्सा टूट जाता है ग्लास का, वहां पे तो अलग ही हो जाता है और ये क्रैक्स भी होता है और कभी कभी तो ये पूरा ग्लास ही क्रैक हो जाता है। तो ये ब्रिटल ब्रिटल होते हैं ना ग्लास, मतलब जल्दी टूट जाते हैं, तो इस तरीके से पूरा टूट कर बिखर जाता है ना, क्रैक्स आ जाते हैं उनमें। लेकिन वहीं पर जब ये विंडो पेन होती है बच्चों, और अगर आप एक बुलेट चला दें, मतलब अगर इसमें से एक गोली पास करें, कभी बार आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा या सुना होगा, तो यहाँ पे एक शार्प होल होता है, सिर्फ क्रैक्स नहीं आते, एक शार्प होल होता है और बुलेट निकल जाती है इससे। ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। एक्चुअली में क्या है कि जब आपने बुलेट चलाई तो बुलेट बहुत तेजी से, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है इस बॉल के हिसाब से, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो ये बहुत ज्यादा तेजी से क्या हिट की, सिर्फ उतने पोर्शन को हिट की जो पोर्शन बुलेट के सरफेस एरिया पे आया, तो उस बाकी सब तो रेस्ट पे था, सिर्फ वही पोर्शन पे फोर्स लगा जो सरफेस एरिया ऑफ द बुलेट था, तो उतने पोर्शन पे फोर्स लगा तो वो बुलेट के साथ आगे चला गया, और बाकी सब पहले रेस्ट पे थे तो अभी भी रेस्ट पे है, इसलिए वो क्या कर गए बच्चों, फोर्स उनमें ट्रांसफर नहीं हो पाया, इसलिए मोमेंट ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो वैसे ही रह गए, और जो बुलेट के साथ वाला जो पोर्शन था सिर्फ वो फोर्स लगा था तो निकल गया, इसलिए एक शार्प होल नजर आता है। लेकिन जब आपने बॉल हिट की थी तो बॉल की स्पीड कम होती है बुलेट से काफी, तो ये जो सरफेस एरिया वाले थे ये तो पोर्शन इसके कांटेक्ट में आया था, वो उस पे तो फोर्स लगा ही था, लेकिन यहाँ पे समय मिल गया कि वो फोर्स ट्रांसफर कर जाए बाकी मॉलिक्यूल्स में भी ग्लास के, इसलिए बाकी के ग्लास में क्रैक्स आ गया। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको नहीं कर पाता क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन यार बहुत टाइम कम होता है तो बाकी का जो फोर्स है वो ट्रांसफर नहीं होता बाकी मॉलिक्यूल्स में, तो बाकी मॉलिक्यूल्स पहले रेस्ट पे थे तो अभी भी रेस्ट पे रहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, और एक शार्प होल आपको विंडो पेन में दिखाई देता है जब आप बुलेट से फायर करते हो, है ना। तो आई होप आप ये सब जो हैं जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए, ये सब एग्जांपल्स आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, और भी कई मिल जाएंगे आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल, तो आप किताबों से पढ़ लीजिएगा, है ना बच्चों। तो ये मैंने हालांकि आपको समझा दी, तो अब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, अब हम सेकंड इनर्शिया टाइप के इनर्शिया की बात करें तो वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन को क्या डिफाइन किया गया है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, किसी स्पीड से जा रही है, तो वो उसी स्पीड को मेंटेन करना चाहती है अनटिल और अनलेस जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इफ अ बॉडी इज मूविंग, if a body is moving with constant velocity, with constant velocity, then it wants to be in that then it wants
to be in motion, wants to be in motion unless or until any external force is applied. एक्चुअली मैं यहाँ पे फोर्स बोल रहा हूँ, पहले ये बोला गया कि एक्सटर्नल एजेंसी है, बाद में इसी चीज को हमने नाम दिया है फोर्स। तो ऐसी कोई एक्सटर्नल एजेंसी जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज कर पाए वो आपका फोर्स कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन को चेंज कर पाए वो एक्सटर्नल एजेंसी आपका फोर्स कहलाएगा। क्योंकि मैंने फोर्स पहले ही बताया, अब ये डेफिनेशन आएगी फर्स्ट आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग फोर्स अभी डिफाइन कर चुके हैं और अच्छे से इसको डिफाइन कर लेंगे फर्स्ट लॉ में, इसलिए मैं बार बार एक्सटर्नल फोर्स लिख रहा हूँ, नहीं तो कई बार आपको किताबों में यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंसी दिखाई देगा, है ना। तो खैर इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन के, है ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी में डेली लाइफ में हमें देखने को मिलता है इसका एप्लीकेशन। जैसे कई बार आपने ये देखा होगा कि अगर कोई बस ऐसे जा रही है ना, कोई बस ऐसे जा रही है v वेलोसिटी से और आप यहाँ पे बैठे हैं बच्चों, एक सीट है तो आप यहाँ पे बैठे हैं और उसके बाद दूसरी एक सीट है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही ये ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक, तो इसने ब्रेक से क्या किया भाई, फोर्स लगाया गाड़ी को रोकने के लिए, है ना। ब्रेक से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये गाड़ी रुकना चाहती है, लेकिन ये फोर्स बस में प्रोड्यूस हुआ है, तो बस रुकना चाहती है, स्टॉप होना चाहती है। तो क्योंकि बस के कांटेक्ट में ये सीट है बच्चों, तो ये सीट भी रुक जाएगी क्योंकि सीट पे ही फोर्स लगा है। अच्छा, सीट के कांटेक्ट में आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो वो भी क्या हो जाता है, उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है सीट की वजह से, तो वो भी रेस्ट पे आ जाती है। लेकिन जो आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है बच्चों, ये आपका मोशन में रहता है और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो ये तब भी मोशन में रहता है। इसलिए जब बस में अचानक से ब्रेक लगता है तो आपका सर आगे की तरफ जाता है और आप दूसरे सीट से टकरा जाते हैं, सामने वाली। ऐसा कई बार हुआ होगा, आपने कई बार महसूस हुआ होगा, चाहे ट्रेन में महसूस किया हो कि अगर एकदम से ब्रेक लगाया जाए तो आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो वहीं रह जाती है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है मोशन में थी तो मोशन में रहना चाहती है, तो वो आगे की तरफ भागती है, तो आप आगे की सीट में जाकर टकरा जाते हैं, है ना। कई बार गंभीर चोट भी लग जाती है सर में, है ना। अचानक अगर बहुत तेजी से स्टॉप कर दिया जाए बस को या फिर कार को या फिर ट्रेन को, है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल। या फिर आप ऐसा सोचो, इससे और आपको क्लैरिटी आएगी कि मान लीजिए कि एक कार है, कार बहुत तेजी से जा रही थी। अब आप सोचो कार के ऊपर सामान रखा आपने, अब आप खुद सोचो ये जो सामान जब किसी कार के ऊपर रखा जाता है, किसी भी चीज के ऊपर रखा जाता है, तो उसको बांधा जाता है बच्चों रस्सी से। क्यों बांधा जाता है? क्योंकि अगर सोचो अगर इसको नहीं बांधा जाए तो जब कार स्टॉप होगी अचानक से, तो ये जो ऊपर का लगेज था ये भी मोशन में था कार के साथ, इसकी भी स्पीड भी थी, तो कार तो रुक गई क्योंकि उस पे तो फोर्स लगा, लेकिन इस सामान पे फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, तो ये कहाँ निकल जाएगा, फिर ये आगे निकल जाएगा और वो सामान कार से नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ना। इसलिए जब भी कार या किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर कोई लगेज रखा जाता है तो उसको बांधा जरूर जाता है ताकि वो गिरे नहीं, या फिर यहाँ पर इस तरीके के वो होते हैं आपके बच्चों, मोल्ड्स होते हैं ताकि ये आगे जाके ना गिरे, है ना। रेलिंग वगैरह लगाई जाती है तब उसमें सामान रखा जाता है ना, जैसे बसों के ऊपर लगी रहती है, देखा होगा आपने अगर आप गए होंगे कभी बस से ट्रेवल किया होगा, है ना। तो चलिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बताया। और अगर आप देखें इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या एग्जाम्पल है, तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा एक चलती हुई ट्रेन है, चलती हुई ट्रेन से जो है अगर अचानक कोई आदमी नीचे ग्राउंड पे कूद जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा जब ज्यादा स्पीड होती है तो जब कोई आदमी नीचे कूदता है तो नीचे गिर जाता है अगर वो भागे नहीं। या फिर कई बार होता है जो स्मार्ट व्यक्ति होता है जो ये सब जानता है
वो जब ट्रेन से कूदता है तो ट्रेन की डायरेक्शन में भागता है और भागते भागते फिर अपने आप को रोकता है, तो वो गिरता नहीं है। और अगर नहीं भागेगा तो वो गिर जाएगा, क्योंकि वो उसकी स्पीड रहती है, जो ट्रेन की स्पीड होती है वो उसकी भी स्पीड होती है। तो अगर आप उसको, क्योंकि ये मोशन में है, इसको रुकना है, तो थोड़ा फ्रिक्शन लगा लगा के उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, इसलिए उसको उस डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। ऐसा तो आपने देखा नहीं ना बच्चों, कि कभी भी ट्रेन राइट की तरफ जा रही है और कोई व्यक्ति लेफ्ट की तरफ भागते हुए रुक जाए। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसे में तो डेफिनेटली गिर जाएगा अगर लेफ्ट की तरफ मुंह करके भागेगा। तो हमेशा राइट की तरफ मुंह करके ही भागता है या उतरता है। कई बार कुछ किसी को ट्रेन से उतरते हुए आपने देखा होगा, या क्या पता शायद आपने भी ऐसा कभी किया हुआ है। तो वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिस्की होता है ना। फिर भी लेकिन कई बार जब आपने देखा होगा तो आपको ऐसा जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, बस से या फिर ट्रेन से या फिर कहीं और। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल्स भी क्लियर है। तो चलिए बच्चों, अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने कर लिया है। जो थर्ड है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से, देखें। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ बॉडी is moving if a body is moving in a straight line in so if a body is moving in a straight line then it does not wants to change does not want to change its direction until or unless any external force applied on it. ठीक है बच्चों, तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा उस पर, तब तक वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता, कोई पार्टिकल या मटेरियल, है ना। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, तो भाई जैसे मान लीजिए कि एक कार में आप जा रहे हो, है ना, और कार में स्ट्रेट रोड पे जा रहे हो और स्ट्रेट रोड पे ऐसे टर्न आया, तो जैसे ही टर्न दिया, अब आप सोचो कि जो जो आप कार में बैठे हो और आप यहाँ पे जो दरवाजा है उसके पास बैठे हो ना, जो राइट हैंड साइड में दरवाजा, तो जब ये कार टर्न होगी तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो फोर्स लगाएगा कार पे, तो कार तो मुड़ जाएगी। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे दरवाजा बंद करना भूल गए आप, अगर धोखे से बंद नहीं है दरवाजा, तो क्या होगा फिर? जैसे ही ये कार ऐसे टर्न लेगी तो होगा क्या कि दरवाजा खुल जाएगा और आप दरवाजे से बाहर सीधे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा, तो आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे तो स्ट्रेट लाइन में ही चलते जाएंगे। और क्योंकि कार पे फोर्स लगा तो कार तो मुड़ गई, बट आप पे फोर्स नहीं लगा मुड़ने के लिए, क्योंकि दरवाजा खुला रह गया, तो आप दरवाजे के बाहर गिर जाएंगे। ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेंगे, है ना। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर सोचो, होता क्या है कि रियलिटी में यहाँ पे दरवाजा लगा होता है, तो दरवाजा जब क्लोज है किसी बस का, या फिर आप बस में बैठे हो तो बस की वॉल है, या फिर आपका जो कार है उसका दरवाजा लगा हुआ है, तो आप इस दरवाजे से चिपक जाते हो। फिर तो दरवाजा जो है वो आप पे फोर्स लगाता है, तो फिर आपके ऊपर फोर्स लगा के आपकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है ना। ऐसा महसूस किया होगा, जब जिस साइड आप टर्न आते हैं ना, आप उस साइड झुक जाते हो और उस साइड आप
दरवाजे से या बस की वॉल से टिक जाते हो या ट्रेन की वॉल से टिक जाते हो, तो आप वो वॉल या दरवाजा आप पे फोर्स लगा के आपकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है ना। अगर वैसी चीज नहीं होगी तो आप फिर स्ट्रेट लाइन में ही जाओगे। आपके ऊपर फोर्स ना लगाया जाए तो आप कभी मुड़ नहीं सकते हो, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो इसको आपको समझना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर आपने देखा भी है कि अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हो, जैसे बॉलर जो है, अगर वो बच्चों बॉल को थ्रो करे, मतलब बॉल को फेंके, जो बॉलर है, तो ये जो बॉल है ये स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। मतलब ये तो नीचे इसलिए आती है क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन अगर बैट्समैन और बॉलर के उसके हिसाब से देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में जाती है। अब मैं स्पिनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज हो गई। लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसे बॉल फेंकोगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। अगर उस बैट्समैन उसको हिट नहीं करेगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो बॉल है ये बाद में यहाँ पे कीपर कैच कर लेता है ना, ये आपने देखा होगा। अगर इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो बैट्समैन को हिट करना पड़ता है बॉल को, तब इसकी डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। तो बॉल की या किसी भी चीज की डायरेक्शन चेंज होगी नहीं अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। और अगर मैं आपसे थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल दूं तो ये चीज काफी बच्चों ने बचपन में की होती है, खेलते कूदते समय, है ना। अब आपने किया है कि नहीं किया है मुझे नहीं पता। आपने ऐसा देखा होगा कि कई बार आप किसी स्टोन को बांध कर या फिर किसी ऐसा आपके पास कोई रस्सी है या फिर कोई चीज है जिससे आपने स्टोन को बांधा है स्ट्रिंग से, और इसको आप चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हो। तो बच्चों जब आप इसको ऐसे घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो आप हाथ से फोर्स लगा रहे होते हो। तो आपके हाथ के फोर्स की वजह से ये जो स्टोन है या जो पार्टिकल है वो सर्कल कर पा रहा है और अपनी लगातार डायरेक्शन चेंज कर पाता है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमने देखा था मोशन में कि लगातार डायरेक्शन चेंज होती है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है। तो इस तरीके से वो डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप लगातार इस पे फोर्स लगा रहे हो। अब लेकिन सोचो ये पार्टिकल यहाँ पे जब आया था तब आपने हाथ से इस स्ट्रिंग को छोड़ दिया, मतलब फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो आप देखते हो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाता है। ये जो पार्टिकल है या स्टोन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, फिर ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो बिना फोर्स के अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, फिर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाता है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता अपनी खुद की। तो उसके लिए इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और उसके एग्जांपल्स भी क्लियर होंगे, और तीनों टाइप के इनर्शिया आपको बच्चों समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। बाकी का अब हम बाद में देखेंगे, है ना।